कहानी की शुरुआत होती है जब न्यू ईयर की रात पर हजारों पैसेंजर एक लग्जरी क्रूज शिप पर काउंटडाउन का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये उनका आखिरी न्यू ईयर होगा। तभी एक क्रू मेंबर डर के साथ देखता है कि एक भयानक जायंट वेव तेजी से उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर वो तुरंत हेल्म को जहाज मोड़ने का आदेश देता है ताकि जहाज सीधे वेव से टकराने से बच सके। सबसे पहले कुछ गड़बड़ रिचर्ड को महसूस होती है, जो समुद्र में कूदकर सुइसाइड करने वाला होता है। दूर उस विशाल वेव को देखकर वो घबरा जाता है, उसका मरने का इरादा खत्म हो जाता है और वो जल्दी से अंदर भाग जाता है। जब क्रू को समझ आता है कि अब जहाज मोड़ना मुमकिन नहीं है, तो वो अलार्म बजाकर मेन हॉल में पार्टी कर रहे पैसेंजर्स को चेतावनी देते हैं। ये खबर सुनते ही भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उनके पास छिपने का वक्त नहीं होता। उसी पल वो खतरनाक जायंट वेव जहाज को साइड से जोरदार टक्कर मार देती है। ये टक्कर क्रूज लाइनर को साइड से पूरी ताकत झेलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन अनसिंकेबल कहलाने वाला ये जहाज भी नेचर के आगे झुक जाता है। जायंट वेव के असर से क्रूज शिप तुरंत एक तरफ झुक जाता है और सब कुछ फिसलकर दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे पोसाइडन का बैलेंस और बिगड़ जाता है। कुछ ही देर में जहाज अपनी सीधी हालत में लौटने की क्षमता खो देता है और पूरी तरह पलट जाता है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग तुरंत मारे जाते हैं। कुछ लोग समुद्र में गिरकर डूब जाते हैं, कुछ उड़ती चीजों के नीचे दब जाते हैं, कुछ ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं। कुछ लोग जहाज के टूटने से हुए एक्सप्लोजन्स में। इसके बाद क्रूज शिप पूरे 180 क्वीटान उल्टा होकर पानी की सतह पर तैरने लगता है। खुशकिस्मती से जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत से कमरे अभी पानी से नहीं भरे होते, जो सील्ड एयर चेंबर्स की तरह काम करते हैं। ये हल को जबरदस्त बॉयंसी देता है, जिससे जहाज डूबने में देर करता है और थोड़ी देर तक पानी की सतह पर तैरता रहता है। क्रूज शिप का बैकअप जनरेटर भी फिर से चालू हो जाता है, जिससे बचे हुए लोग आसपास का हाल देख पाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इस समय मैगी अपने खोए हुए बेटे कॉनर को बेचैनी से ढूंढ रही होती है। जल्द ही रॉबर्ट को पता चलता है कि कॉनर मरा नहीं है, बल्कि पियानो को पकड़कर बच गया है। लेकिन जहाज उल्टा होने की वजह से पियानो पर छिपा कॉनर अब भी हवा में लटका हुआ होता है। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से बाकी लोगों को कर्टन पकड़ने के लिए बुलाता है ताकि कॉनर कूदे तो उसे पकड़ा जा सके। कैप्टन ब्रैडफर्ड भी तुरंत खड़े होकर हालात को संभालने की कोशिश करता है और बताता है कि क्रू ने मरने से पहले डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया था। वो कहता है कि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू आ जाएगा और अभी सबको हैचेस बंद करके शांति से इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर धीरे धीरे बचे हुए लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन डिलन जहाज की हालत को गंभीर चेहरे के साथ ध्यान से देख रहा होता है। नेवी में रह चुका डिलन जानता है कि ये तरीका बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वो अकेले ही ऊपर चढ़कर जहाज के नीचे वाले हिस्से से निकलने का मौका ढूंढने का फैसला करता है। और डिलन अकेला नहीं होता, मैगी और उसका बेटा भी उसका ये फैसला देख लेते हैं। आर्किटेक्ट रिचर्ड भी अपनी जान की गारंटी देकर कहता है कि जहाज जल्दी या देर से डूबेगा ही। रॉबर्ट अपनी खोई हुई बेटी जेनिफर को ढूंढने के लिए तैयार होता है और एक वेटर मार्को को, जो रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है, पैसे देकर साथ ले लेता है। ये सब लोग तुरंत एक साथ हो जाते हैं और बिना देर किए निकल पड़ते हैं। मैगी थोड़ी सोचने के बाद अपने बेटे को लेकर उनके पीछे चल देती है। जल्द ही उनकी ये हरकत नीचे मौजूद भीड़ का ध्यान खींच लेती है। कैप्टन ब्रैडफर्ड जल्दी से सबको समझाता है कि कोई उनका पीछा ना करे और अपने लोगों को तुरंत हैच बंद करने का आदेश देता है। वहीं नीचे का हॉल, जहां सब कुछ थोड़ा व्यवस्थित है, उसके मुकाबले ऊपर का हिस्सा बिना किसी लीडर के पूरी तरह केओस में होता है। बचे हुए लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन जेनिफर नहीं जाती क्योंकि उसका फियांसे क्रिश्चियन एक भारी मेटल बीम के नीचे फंसा होता है और हिल भी नहीं सकता। जेनिफर अकेले उस बीम को नहीं उठा पाती, इसलिए वो भीड़ में से एक औरत को मदद के लिए पकड़ लेती है, लेकिन दोनों मिलकर भी उस बीम को हिला नहीं पाते। तभी स्मोक अलार्म से बहुत सारा पानी गिरने लगता है, जो जमीन पर पड़े इलेक्ट्रिक वायर्स तक पहुंच जाता है। भागती हुई भीड़ तुरंत करंट लगने से मर जाती है, लेकिन ये तीनों वहीं खड़े रहने की वजह से बच जाते हैं। फिर भी वो इस हालत से बाहर नहीं निकल पाते। जेनिफर समझ जाती है कि बीम हटाने के लिए लेवरेज की जरूरत है। ये देखकर एलिना उससे वहीं रुकने को कहती है और खुद पानी से बचते हुए टूल्स ढूंढने चली जाती है। जल्द ही उसे एक पाइप मिल जाता है जो काम आ सकता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि लाशों के ढेर में एक आदमी जिंदा है। वो आदमी अभी अभी बेहोशी से उठा होता है। इस तरह वो आदमी भी किस्मत से बच जाता है। तीनों मिलकर आखिरकार मेटल बीम को हटाने में सफल हो जाते हैं
और क्रिस्टियन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिलन का ग्रुप रास्ता ढूंढते हुए पहली मुसीबत में फंस जाता है। उन्हें पता चलता है कि ऊपर जाने का रास्ता पहले से ही बंद है। खुशकिस्मती से पास में एक फ्रेट एलिवेटर होता है जो सामान के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रुप मिलकर उसके बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि एलिवेटर कार ऊपर लटका हुआ है और रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा। अब उन्हें सामने वाले साइड का डोर खोलकर वहां तक पहुंचना होता है। वो एक बेंच को आगे बढ़ाकर दूसरी तरफ के किनारे तक टिकाते हैं, जिससे एक छोटा सा ब्रिज बन जाता है। डिलन धीरे धीरे उस पर चलकर पार जाता है और शवल से डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लेवरेज ना मिलने की वजह से वो फेल हो जाता है। तभी उसे ऊपर वाले लेवल का एलिवेटर डोर आधा खुला हुआ दिखता है और वहां से अंदर जाने का फैसला करता है। इस दौरान बाकी लोग बेंच को पकड़कर स्टेडी रखते हैं। रिचर्ड, जो वहां मौजूद इकलौता दूसरा आदमी होता है, मदद के लिए आगे आता है। रिचर्ड और डिलन उस पतले से ब्रिज पर सावधानी से अपनी जगह बदलते हैं। फिर वो एक ह्यूमन लैडर बनाते हैं ताकि डिलन ऊपर चढ़ सके और आखिरकार पहला कदम सफलतापूर्वक रख देता है। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि ऊपर का एलिवेटर टूटने की हालत में है। इसी दौरान बाकी लोग एक एक करके जल्दी से पार होने लगते हैं। सबसे पहले बच्चे और औरत को ऊपर चढ़ाया जाता है। मार्को, जो उनका एम्प्लॉयर होता है, रॉबर्ट को पहले जाने देता है और खुद पीछे रुककर बेंच को स्टेडी रखता है। लेकिन जब रॉबर्ट जोर लगाकर ऊपर चढ़ता है तो बेंच लगभग गिर ही जाता है। हालांकि वो समय रहते संभल जाता है। इसके बाद मार्को अपनी जिम्मेदारी और शिष्टता के चलते रिचर्ड को पहले जाने देता है और खुद सबसे आखिर में रहने का फैसला करता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। जैसे ही रिचर्ड ऊपर चढ़ने की तैयारी करता है, एलिवेटर और ज्यादा नहीं टिक पाता और गिरने लगता है। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक्स उसे रोक लेते हैं, लेकिन बिना सहारे के बेंच हिल जाती है। मार्को और रिचर्ड तुरंत खतरनाक हालत में फंस जाते हैं। बाकी लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों का वजन होने की वजह से डिलन उन्हें ऊपर नहीं खींच पाता। तभी ऊपर का एलिवेटर अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। ये देखकर डिलन तुरंत एक कठोर फैसला लेता है। नीचे जोरदार झटका लगता है और पूरा जहाज हिल जाता है। कैप्टन ब्रैडफोर्ड सोचता है कि जो लोग उसकी बात नहीं माने वो अब तक मर चुके होंगे, लेकिन असल में वो लोग ऊपर वाले लेवल तक पहुंच चुके होते हैं और रॉबर्ट अपनी बेटी जेनिफर से दोबारा मिल चुका होता है, जो खुद भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, क्योंकि ये जगह एक बार होती है। ग्रुप वहां रुककर पानी पीता है और अपनी एनर्जी वापस लाता है। जब सब थोड़ी देर आराम कर रहे होते हैं, डिलन अब भी बाहर निकलने का रास्ता सोच रहा होता है। कॉनर उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, तो डिलन कहता है कि उसे लगता है ये डोर ऊपर जाने का रास्ता हो सकता है और वो जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या है। डिलन जिज्ञासु कॉनर को रोकता है, फिर डोर के हैंडल पर पानी डालता है। तुरंत ही भाप उठने लगती है, जिससे पता चलता है कि डोर बहुत गर्म है और उसके पीछे आग लगी हो सकती है। लेकिन ऊपर जाने का यही एक रास्ता होता है, इसीलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर रिस्क लेने का फैसला करते हैं। खुशकिस्मती से सबसे बुरा नहीं होता। डोर के पीछे सिर्फ एक्सप्लोजन की बची हुई गर्मी होती है। ये देखकर वो खुशी में जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। कॉरिडोर में पहुंचते ही उन्हें समझ आता है कि असली मुश्किल अब शुरू हुई है, क्योंकि आगे कोई और रास्ता नहीं होता। उन्हें टूटे हुए एलिवेटर शाफ्ट को पार करके दूसरी तरफ के अपर लेवल तक जाना होगा। मजबूरी में ग्रुप एक एक करके सावधानी से पार करने लगता है। उन्हें नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं, इसलिए वो छोटे छोटे ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। इस बार भी वो अपनी समझदारी दिखाते हैं और सबसे पहले यंग क्रिश्चियन को आगे भेजते हैं ताकि वो रास्ता चेक करे और पार करने के बाद दूसरों की मदद कर सके। लेकिन नशे में धुत लैरी इस फैसले से सहमत नहीं होता। लैरी पूछता है कि औरतों और बच्चों को पहले क्यों भेजा जा रहा है। इस समय जेनिफर ही अकेली औरत होती है। लैरी उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो अभी खुद ही जाएगा। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से में उसे सबक सिखाने वाला होता है, लेकिन लैरी हंसते हुए खुद ही चढ़ने लगता है। तभी उसके हाथ से वाइन बॉटल गिर जाती है। इस देरी के दौरान ऊपर से जोरदार आवाज आती है। पता चलता है कि काफी देर तक उल्टा रहने की वजह से फ्लोर अब इंजन का वजन नहीं झेल पाता और टूट कर गिर जाता है। नीचे खड़ा लैरी तुरंत दबकर मर जाता है, लेकिन किसी के पास उसके लिए रुकने का वक्त नहीं होता, क्योंकि ऊपर से बहुत सारा डीजल गिरने लगता है। अगले ही पल वो चिंगारियों से आग पकड़ लेता है। सब लोग समय रहते बच जाते हैं, लेकिन उनका एकमात्र रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। रॉबर्ट वापस जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने की बात करता है, लेकिन जेनिफर भी समझ जाती है कि ये सिर्फ खुद को दिलासा देना है। जब बाप बेटी आखिरी बार बात करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी डिलन को हाइड्रेंट में एक फायर होज मिलती है। वो उसे रेलिंग पर डालता है और किसी के कुछ समझने से पहले ही सीधे आग के बीच कूद जाता है। नीचे का नजारा डरावना लगता है, लेकिन ऑयल पानी से हल्का होता है,
इसलिए वो ऊपर तैरता है और नीचे पानी में आग नहीं होती। डिलन तेजी से होज लेकर दूसरी तरफ तैर जाता है, उसे कसकर बांध देता है और एक सिंपल जिप लाइन बना देता है। ये देखकर रॉबर्ट तुरंत एक सेमी सर्कल चीज पकड़ता है, अपनी बेटी जेनिफर को पीठ पर बैठाता है और उसी के सहारे दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उनके निकलते ही जहाज में फिर से एक्सप्लोजन होता है। टूटी हुई जगह से समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है और मेन हॉल के सील्ड कंपार्टमेंट के ग्लास में दरारें आने लगती हैं। ये देखकर भीड़ में फिर से पैनिक फैल जाता है। स्क्रूज निकलते देख कैप्टन ब्रैडफोर्ड को भी पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल पूरा एरिया पानी में डूब जाता है और जहाज के अंदर पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। इसी दौरान बैकअप पावर फिर से खराब हो जाती है और अब रॉबर्ट का ग्रुप सिर्फ फ्लैशलाइट की मदद से रास्ता ढूंढता है। जैसे ही वो अगला हैच खोलने वाले होते हैं, उन्हें पता चलता है कि बाहर पहले से ही पानी भरा हुआ है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब नीचे का पानी उम्मीद से ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। तभी रॉबर्ट को एक वेंटिलेशन डक्ट दिखता है और बिना कुछ कहे वो सबसे पहले उसमें घुस जाता है। मजबूरी में बाकी लोग भी उसके पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं। भीड़ के पास अब उनके पीछे आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। जल्द ही रॉबर्ट पाइप के आखिर तक पहुंचता है और ऊपर एक एग्जिट जैसा रास्ता देखता है। ये देखकर वो तुरंत ऊपर चढ़ने लगता है और पीछे का घबराया हुआ ग्रुप भी मजबूरी में उसका पीछा करता है। लेकिन जब सभी एक एक करके पाइप में घुस जाते हैं, तब बाहर एलेना अभी भी हिचकिचा रही होती है। असल में उसे हल्का क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। जब समझाने से कुछ नहीं होता तो डिलन तुरंत फैसला लेकर उसे जबरदस्ती अंदर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि मेटल ग्रिल खुल ही नहीं रही। जाना भी उस मोड़ तक पहुंच जाती है और नीचे तेजी से बढ़ता पानी देखकर डर जाती है। अब सब लोग पाइप के अंदर फंसे होते हैं और सबसे पीछे चल रहा डिलन भी पानी में भीग चुका होता है। इस वक्त उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लंबे समय तक पाइप को पकड़कर रखने की वजह से रिचर्ड सबसे पहले अपनी पकड़ खो देता है। उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे की तरफ खिसक कर पाइप में ही फंस जाता है। जगह बहुत तंग होने की वजह से उसके हाथ पैर हिल भी नहीं पाते। पहले से डरी हुई एलेना ये देखकर और घबरा जाती है। ये देखकर डिलन तुरंत उसे शांत करता है और कहता है कि अब सिर्फ वही रिचर्ड की मदद कर सकती है। ये सुनकर एलेना गहरी सांस लेती है और नीचे से रिचर्ड के पैरों को जोर से धक्का देती है, जिससे वो आखिरकार ऊपर चढ़ने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट समझ जाता है कि ताकत से ग्रिल नहीं खुलेगी, इसलिए वो कॉर्नर को नीचे से अंदर घुसने देता है ताकि वो अपने छोटे हाथों से स्क्रूज तक पहुंच सके। कॉर्नर किसी तरह हाथ तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन स्क्रूज घुमा नहीं पाता। तभी उन्हें एलिना के गले में पहना क्रॉस नेकलेस दिखता है, जिसे तुरंत ऊपर पहुंचाया जाता है। कॉर्नर उसी की मदद से पहला स्क्रू खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन इसी बीच नीचे से पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और सबसे पीछे खड़ा डिलन अब पानी में डूबने लगता है। खुशकिस्मती से उन्हें सारे स्क्रूज खोलने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही साइड के 2 स्क्रूज निकालकर ग्रिल को धक्का देकर खोला जा सकता है। वो जल्दी जल्दी पाइप से बाहर निकलते हैं और डिलन भी समय रहते ऊपर आ जाता है, इससे पहले कि उसकी सांस खत्म हो जाए। लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ का हैच बाहर से लॉक है। अब मजबूरी में वो ऊपर की तरफ का कवर खोलकर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये बैलेस्ट टैंक है जो जहाज को बैलेंस में रखता है और इसका हैच सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है। अब बाहर निकलने का एक ही तरीका बचता है कि पूरे बैलेस्ट टैंक को पानी से भर दिया जाए ताकि प्रेशर बढ़ने पर वाल्व खुद खुल जाए। लेकिन यह फैसला बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो सब यहीं डूब जाएंगे। इस हालत में उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए डिलन पानी भरने का स्विच चालू करता है और बाकी लोग ऊपर खड़े होकर दुआ करने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा बैलेस्ट टैंक पानी से भर जाता है, लेकिन हैच में कोई बदलाव नहीं होता। जब सबकी उम्मीद टूटने लगती है, तभी प्रेशर की वजह से हैच आखिरकार खुल जाता है। सब लोग पानी के साथ दूसरे बैलेस्ट टैंक में बह जाते हैं और किसी तरह मौत से बच निकलते हैं। खतरा अभी खत्म नहीं होता। डिलन तुरंत पानी में गोता लगाकर दूसरा रास्ता ढूंढता है और आखिरकार दूर एक खुला हैच देख लेता है। ये देखकर सब लोग गहरी सांस लेकर उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन सबसे पीछे तैर रही एलेना के कपड़े एक तार में फंस जाते हैं। पानी के अंदर वो मदद के लिए बोल भी नहीं पाती और घबराहट में उसकी सांस तेजी से खत्म होने लगती है। डर के मारे वो और जोर जोर से छटपटाने लगती है। तभी उसका सिर पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। खुशकिस्मती से रिचर्ड को पता चलता है कि एलेना पीछे रह गई है, तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए वापस तैरता है। दूसरी तरफ किनारे पर इंतजार कर रहे लोगों को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो फिर से पानी में कूदकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब वो एलेना को बाहर निकालते हैं, तब तक वो डूब चुकी होती है। ये देखकर ग्रुप, जो पहले ही कई बार मौत के करीब जा चुका होता है,
अंदर से टूट जाता है। लेकिन बढ़ता हुआ समुद्र का पानी उन्हें दुख मनाने का मौका भी नहीं देता। वो मजबूरी में एलेना की बॉडी वहीं छोड़कर जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। जल्द ही वो एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं जो मलबे से भरा होता है। जैसे ही वो रास्ता साफ करके आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें सामने से एक रिदमिक टैपिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सोचकर कि रेस्क्यूअर्स आ गए हैं, वो मदद के लिए चिल्लाते हैं और तेजी से मलबा हटाने लगते हैं। लेकिन पास पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ एक हिलता हुआ टेलीफोन है जो दीवार से टकरा रहा है। इससे उन्हें समझ आता है कि वो सेकंड लास्ट लेवल पर हैं। अब उनके बचने का एक ही रास्ता होता है, सबसे ऊपर मौजूद बो थ्रस्टर शाफ्ट तक पहुंचना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, उन्हें पता चलता है कि जहाज झुका हुआ है। थ्रस्टर की तरफ जाने वाला रास्ता पानी में डूब चुका होता है और वहां तक तैर कर जाना मुमकिन नहीं लगता। एग्जिट इतना पास होकर भी बहुत दूर लगता है और माहौल और भारी हो जाता है। अचानक एक और हादसा होता है। पानी का प्रेशर लिमिट पार कर जाता है और इक्विपमेंट में चेन एक्सप्लोजन्स शुरू हो जाते हैं। झटके से जहाज का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, जिससे दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाती है, जैसे सीसॉ। लेकिन उसी के साथ बहुत सारा पानी और मलबा उनकी तरफ तेजी से आता है और मैगी और उसका बेटा कॉनर बह जाते हैं। समय बहुत कम होता है, इसलिए ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। रॉबर्ट बाकी लोगों को लेकर थ्रस्टर की तरफ जाता है, जबकि डिलन बह चुके लोगों को ढूंढने निकलता है। जल्द ही उसे मैगी एक कोने में मिल जाती है, लेकिन कॉनर एक मेटल ग्रिल के पीछे फंसा हुआ होता है। दूसरी तरफ ग्रुप सफलतापूर्वक सबसे ऊपर वाले लेवल तक पहुंच जाता है। सामने एग्जिट देखकर रिचर्ड जल्दी में आगे बढ़ता है, लेकिन रॉबर्ट को कुछ अजीब लगता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो समय रहते घायल रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। पता चलता है कि किसी चीज ने प्रोपेलर स्विच को हिट कर दिया है, जिससे उसका रोटेशन उल्टा हो गया है और अब हवा बाहर की जगह अंदर की तरफ आ रही है। अब उन्हें कंट्रोल रूम ढूंढकर प्रोपेलर बंद करना होगा। लेकिन मैप देखने पर पता चलता है कि कंट्रोल रूम बहुत नीचे पानी में डूब चुका है। रॉबर्ट बिना सोचे समझे खुद जाने की तैयारी करता है, लेकिन क्रिश्चियन उसे रोकता है और कहता है कि वो जवान है और ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ये फैसला जेनिफर के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि जो भी जाएगा उसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। भावुक अलविदा के बाद पता चलता है कि रॉबर्ट पहले ही चुपचाप जा चुका है। इसी दौरान डिलन काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रिल खोल नहीं पाता और बढ़ता पानी कॉनर को पूरी तरह डुबो देता है। ये देखकर मैगी टूट जाती है और अपने बेटे का ये हाल देख नहीं पाती, इसलिए रोते हुए ऊपर आ जाती है। वो लोग बिना रुके डक्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट प्रोपेलर बंद करने चला गया है। इस समय रॉबर्ट काफी दूर तक पानी में तैर चुका होता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। काफी देर बाद वो कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि स्विच पहले से ही टूटा हुआ है। अब उसकी सांस पूरी तरह खत्म होने लगती है। अपने आखिरी पलों में रॉबर्ट प्रोपेलर को रिवर्स करने वाला बटन दबा देता है। ऊपर खड़े ग्रुप को तुरंत ये बदलाव महसूस होता है और डिलन समझ जाता है कि रॉबर्ट क्या करना चाहता था। हालांकि प्रोपेलर अभी भी तेजी से घूम रहा होता है, लेकिन उल्टा घूमने से एक जोरदार सक्शन फोर्स बन जाती है, जिससे वो उसमें डिब्री डालकर उसे तोड़ सकते हैं। डिलन जल्दी से पास में पड़ा एक गैस कैनिस्टर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे फेंकता है, वो एंट्रेंस पर ही अटक जाता है। सक्शन इतना तेज होता है कि वो उसे लात मारकर भी अंदर नहीं धकेल पाता। आखिरकार मजबूर होकर डिलन खुद को छोड़ देता है और सक्शन में खींचते हुए अपनी पूरी ताकत से कैनिस्टर को अंदर धक्का देता है। एक्सप्लोजन डूबने की रफ्तार को और तेज कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से प्रोपेलर आखिरकार टूट जाता है। सब लोग जल्दी जल्दी डक्ट के रास्ते बाहर निकलते हैं। अब वो समुद्र की सतह के ज्यादा दूर नहीं होते, इसलिए मौका देखकर पानी में कूदते हैं, पास की लाइफ बोट पर चढ़ते हैं और पूरी ताकत से दूर जाने लगते हैं। क्रूज शिप अब और नहीं टिक पाता और डूबने लगता है। जहाज के आसपास पानी की गति बदलने से प्रेशर डिफरेंस बनता है, जिससे एक खतरनाक सक्शन पैदा होता है जो आसपास की हर चीज को नीचे खींच लेता है। खुशकिस्मती से वो लोग जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले उस इलाके से बाहर निकल जाते हैं और इस हादसे से किसी तरह बच जाते हैं। इस तरह पोसाइडन, जिसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, एक भयानक प्राकृतिक आपदा के सामने पूरी तरह तबाह हो जाता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।